सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी, बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 24। और अब हमें क्या करना है सर, बस चैप्टर खत्म हो गया सैलरी का, अब क्वेश्चंस क्वेश्चंस करने हैं। तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया था, अब करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 20। होप सो आपने क्वेश्चन नंबर 19 को घर पे दोबारा से रिवाइज करा होगा। आइए मेरे साथ साथ। कह रहा है कि श्री बाला एम्प्लॉयड इन एबीसी कंपनी लिमिटेड एज अ फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर है। गिव्स यू द लिस्ट ऑफ परक्यूजिट, इसने परक्यूजिट की लिस्ट दे रखी है, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू हिम फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 25-26। यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया सर 25-26। सबसे पहले कह रहा है कि उसको एक डोमेस्टिक सर्वेंट दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा था डोमेस्टिक सर्वेंट, अगर फ्री सर्वेंट दिया हुआ है तो टैक्सेबल होता है परक्यूजिट एम्प्लॉय को, लेकिन वो एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रोवाइडेड उसके रेजिडेंट पे सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट है 1500 रुपए। द सर्वेंट वाज एंगेज्ड बाय हिम एंड द सैलरी इज रियम्बर्स बाय द कंपनी एम्प्लॉयर। समझिए, रखा किसने है, रखा मिस्टर बाला ने है, एम्प्लॉय ने रखा है, लेकिन सैलरी उसकी कहां से ले रहा है, एम्प्लॉयर से। तो ये फ्री सर्वेंट वाला नहीं है केस, ये केस दूसरा है, अभी बताता हूं। ठीक है। फिर कह रहा है इन द केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। कह रहा है अगर ये सर्वेंट जो है कंपनी ने रखा होता, एम्प्लॉयर ने रखा होता, और उसको तनख्वाह कौन देता, एम्प्लॉयर देता, तो क्या होता। तो अभी देखेंगे इसके बारे में। फिर कह रहा है कि फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों को, एक का नाम है आरती और दूसरे का नाम है अशोक। ठीक है। तो आरती और अशोक को फ्री एजुकेशन दे रहा है, जो उसके क्या है, बच्चे हैं, एक स्कूल में जो कि मेंटेन एंड ओन्ड बाय द कंपनी, यानी मेंटेन एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हो गया। द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन फॉर आरती, आरती का निकला 900 रुपए पर मंथ की कॉस्ट है, एंड फॉर अशोक जो है 1200 रुपए पर मंथ। नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम बाय द कंपनी फ्रॉम सच एजुकेशन फैसिलिटी फ्रॉम बाला। तो हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सर अगर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, एम्प्लॉयर, किसको, एम्प्लॉय के बच्चों को, तो दो चीजें देखनी है, क्या वो इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है, समझिए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है, तो हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं या कौन सी फीस लेते हैं, अदर सिमिलर इंस्टीट्यूट की कॉस्ट लेते हैं। तो इसने यहां दे रखा है द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन, यानी ये अदर सिमिलर इंस्टीट्यूट की कॉस्ट दे रखी है इसने, कितनी, 900 रुपए पर मंथ। लेकिन आपको पता है इसमें अगर बच्चों के लिए है तो 1000 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ माइनस हो जाती है, तो 1000 रुपए यहां से माइनस हो जाएंगे और 1000 रुपए इसके माइनस हो जाएंगे। फिर जो बचेगा उसमें से कोई अमाउंट रिकवर करी है, वैसे तो नहीं करी, वो माइनस कर देते हैं, और जो वैल्यू बचती वो एजुकेशन फैसिलिटी का परक्यूजिट वैल्यू बनता। नेक्स्ट कह रहा है एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मूवेबल एसेट, यानी उसको मूवेबल एसेट दे रखा है, क्या दे रखा है, टेलीविजन दे रखा है, रेफ्रिजरेटर दे रखा है, एयर कंडीशनर दे रखा है उसके रेजिडेंस, उसके घर पे। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट, यानी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 1,10,000। याद करो, यह है यूज ऑफ मूवेबल एसेट, जिसपे क्या लगता था, 10% डेप्रिसिएशन लगता था ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। उसके बाद कह रहा है गिफ्ट वाउचर भी दे दिया, कितने का, 10,000। तो यहाँ पे लिमिट कितनी थी, 5,000 की लिमिट थी, 5,000 से एक्सीड हुआ पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, दिया कब है, मैरिज एनिवर्सरी पे दिया है, कभी भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंस, कह रहा है उसके घर पे रेजिडेंस पे टेलीफोन भी लगा रखा है, जिसका बिल कितना आता है, जिसका बिल आता है 25,000, और वो कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। तो मुझे बताइए जरा, ये टेलीफोन वाले का क्या करते थे। आइए, तो इसका भी देखते हैं अभी टेलीफोन वाले का। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है हाउसिंग लोन जो है 6%, एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन में ना यही वाला पॉइंट सबसे ज्यादा मेन है। हाउसिंग लोन जो है 6% है, जो आउटस्टैंडिंग है 31/3/2025 को, कितने का, 6 लाख रुपए का। जो बाला है, मिस्टर बाला, हर महीने कितने पैसे पे कर रहा है, 12,000 रुपए पे कर रहा है, किस चीज के, प्रिंसिपल के, ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने 12,000 रुपए पे कर रहा है। तो यहां भी हमें क्या निकालना है, परक्यूजिट। अब बताओ जरा परक्यूजिट इसमें क्या होता था। सर देखिए, इसने इसको कितने परसेंटेज पे दे रखा है, एम्प्लॉयर ने 6% पे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना है सर, 10%। तो इसको कितना बेनिफिट हो रहा है, 4% का। कितना बेनिफिट हो रहा है, 4% का। तो वो 4% क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई, उसको परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगा। वो 4% क्या बन जाएगा, उसका परक्यूजिट वैल्यू। क्लियर है। आइए, तो एक एक करके करना है, हम बनाते हैं सर इसका। मेरे साथ साथ लिखिए। आइए, सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये 20।
computation of taxable perquisites, क्योंकि perquisites की बात हो रही है यहां पे। फाइनेंशियल या प्रीवियस ईयर है हमारा 25-26। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ। पर्टिकुलर्स, नोट्स और रुपीस। मुझे बताइए सबसे पहले क्या है सर? सबसे पहले लिखा था यहां पे, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था? डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है, अब डोमेस्टिक सर्वेंट का याद रखना, नोट नंबर 1 में बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था सर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, इसको लिखेंगे नोट नंबर 2 में। फिर था उसके बाद सर यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, ये हो जाएगा सर नोट नंबर 3 में। उसके बाद क्या गिवन था? उसके बाद था सर हमारा गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से क्या मिल गया सर? गिफ्ट मिल गया। ये हो गया सर नोट नंबर 4। अच्छा, और क्या था? एक और भी चीज थी सर, एक और भी था इसमें, क्या था? टेलीफोन वाला। ठीक है, तो ये भी लिख लो, पॉइंट नंबर 5, टेलीफोन। टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 5। और एक और पॉइंट था लास्ट, कौन सा था सर? कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 6 में। बस इतना काम करना है और कुछ भी नहीं है। चलिए मेरे साथ साथ आइए, सबसे पहले लिखेंगे हम सर नोट्स। और नोट्स में सबसे पहले आएगा सर नोट नंबर 1। और नोट नंबर 1 किसका है सर? ये है डोमेस्टिक सर्वेंट का। तो लिखिए डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी लिखिए, पॉइंट नंबर ए, when when such servant is employed by एम्प्लॉय। याद रखना, सर्वेंट किसने एम्प्लॉय करा है? एम्प्लॉय ने रखा है। और उसकी तनख्वाह किससे ले रहा है? एम्प्लॉयर से। एक तो ये केस। दूसरा केस जहां पे सर्वेंट रखा ही किसने है? बॉस ने रखा है, एम्प्लॉयर ने रखा है। वो एक्चुअली में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन किसका है? सर्वेंट और बॉस का। बॉस ने कहा कि तुम इसके लिए काम करोगे, समझे? तो दोनों बातों में फर्क है। पहला जहां पे सर्वेंट को रखा किसने है? एम्प्लॉय ने। यानी एम्प्लॉय और जो सर्वेंट है, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। उसको उससे बॉस से कोई लेने देने नहीं है। तनख्वाह कौन दे रहा है इसको? एम्प्लॉय दे रहा है, लेकिन उस तनख्वाह के पैसे किससे ले रहा है? एम्प्लॉयर से ले रहा है। तो दोनों बातों में फर्क है। when such servant is employed by the employee and his salary is reimbursed by employer, comma, then such reimbursement, then such reimbursement is taxable as
perquisite is taxable as perquisite to ऑल एम्प्लॉयज, यानी यहां पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की बात नहीं होगी, यहां पे कोई भी एम्प्लॉयज हो, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय हो सबको टैक्सेबल होगा। सर्वेंट फैसिलिटी में क्या हुआ समझिए जरा, क्या हुआ कि सर ये तो है हमारा बॉस यानी कि एम्प्लॉयर, ये है हमारा एम्प्लॉय और ये है हमारा सर्वेंट, ठीक है। अब जरा समझिए हुआ क्या है यहां पे, इन दोनों के बीच में क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, यानी ये इसका सर्वेंट है, ठीक है। लेकिन ये रिकवर किससे कर रहा है सैलरी, ये इसकी सैलरी रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर से। तो उस केस में हमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं देखना, उस केस में हमें स्पेसिफाइड नहीं देखना, ये सबको टैक्सेबल है, यानी कि टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। इस केस में तो सबको टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2, क्या ये लिख लिया आपने? पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर बी लिखिए, व्हेन servant is employed by employer, when servant is employed by employer and salary is paid by employer and salary is paid by employer, then such value will be treated as perquisite. Such value will be treated as perquisite only for specified employees, only for specified employees। किसके लिए टैक्सेबल होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। देखिए जरा समझिए कि सर ये कौन है, ये कौन है, बॉस यानी एम्प्लॉयर, ये कौन है, यह है सर्वेंट, ये कौन है सर, ये है एम्प्लॉय, ये है एम्प्लॉय। अब जरा समझिए, इसने इसको हायर करा है, यानी इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है और ये काम इसके लिए कर रहा है और इसको सैलरी भी यही पे कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में समझिए, उस केस में ये जो एम्प्लॉय है हमारा, ये जो हमारा एम्प्लॉय है, ये क्या होना चाहिए सर, ये होना चाहिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी इसके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यानी कि शुड बी अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन में उसने बताया हमें, उसने बताओ कौन सा केस बताया हमें, ये लिख लिया आपने। उसने हमें ये केस बताया कि एम्प्लॉय किसने कर रखा है सर, एम्प्लॉय ने इसको एम्प्लॉय करा है और सैलरी किससे ले रहा है? बॉस से ले रहा है। तो इस केस में मुझे स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड देखने की जरूरत ही नहीं है, सबको टैक्सेबल है, सबको टैक्सेबल है। क्लियर है? इन फर्स्ट केस कॉमा वेयर servant is employed by Mr. Bala, comma, the salary
ऑफ सर्वेंट इज टैक्सेबल टू मिस्टर बाला एज perquisite whether he is specified or unspecified एम्प्लॉय, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या अनस्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अच्छा, केस नंबर 2 में उसने कहा था इफ सर्वेंट इज एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयर कॉमा देन सैलरी ऑफ servant is taxable to Mr. Bala only if he is specified only if he is specified employee। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है। सर 3 क्राइटेरिया थे, डायरेक्टर हो, उसका स्टेक 20% से ज्यादा हो, या फिर उसकी सैलरी 4 लाख से ज्यादा हो साल की। अब जरा चेक करो इसकी तनख्वाह कितनी है। सर यहाँ पे इसकी सैलरी तो नहीं बता रखी, इसकी सैलरी तो नहीं बता रखी, लेकिन होगा भाई, मान के चलेंगे कि क्या नाम है, स्पेसिफाइड है, क्योंकि खुद बताओ ना यार, छोटे मोटे के लिए क्या हम फ्री में सर्वेंट देंगे, नहीं देंगे ना। ठीक है, चलो तो इतना काफी है। तो यहां पे पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा सर, डोमेस्टिक सर्वेंट की जो तनख्वाह दे रहे थे, कितनी तनख्वाह दे रहे थे सर डोमेस्टिक सर्वेंट की, ये रही 1500 रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे थे, तो ये पूरे 1500 रुपए महीने क्या हो जाएंगे, इसके परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां लिख दो परक्यूजिट वैल्यू, 1500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, कितने हो गए सर ये, 18,000 रुपए। ठीक है, आओ ये 18,000 रुपए, इसकी वैल्यू लिख दो। यहां तक कोई डाउट, चले आगे। अब फ्री एजुकेशन फैसिलिटी की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, इफ प्रोवाइडेड इन इंस्टीट्यूट which is owned or maintained by एम्प्लॉयर, ओन्ड और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है। तो किसको मिल रहा है यहाँ पे एजुकेशन, ये देखना है। एम्प्लॉय को मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है, चाहे ओन्ड हो या ना हो, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अच्छा, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और एजुकेशन फैसिलिटी किसको मिली है, चिल्ड्रन को। ठीक है, तो लिखिए if provided in an institute which owned by and owned or maintained by employer and facility is provided to children of employee। तो हम परक्यूजिट वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लिखिए परक्यूजिट वैल्यू कैसे निकलेगी, आप बताओ मुझे। सर परक्यूजिट वैल्यू निकलेगी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर
इंस्टीट्यूट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट लेस, आगे लिखिए, लेस रुपीज 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। चलिए, तो अब निकाल लेते हैं दोनों के लिए। मुझे बताओ क्या सिमिलर इंस्टीट्यूट का दे रखा है? देखिए उसने सिमिलर विमिलर तो कुछ नहीं लिखा, उसने सिर्फ लिखी है कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट लग रही है। दो बच्चे हैं, एक आरती है और दूसरा अशोक। आरती के लग रहे हैं 900 रुपए, तो हम मान के चलेंगे ये वैल्यू क्या है, सिमिलर इंस्टीट्यूट की ही वैल्यू है, ठीक है। चलिए लिखिए कैलकुलेशन ऑफ परक्यूजिट वैल्यू। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट फॉर, अब दोनों का अलग अलग निकालना है, टोटल मत कर देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। आरती, मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है, 900 रुपए पर मंथ, ये है रुपीस पर मंथ। यहां से क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन, बताओ एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, 1000 रुपए पर मंथ। तो अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, जीरो। याद करो मैंने आपको जब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था वहां पे भी अलग अलग कराया था सबका, यहां पे भी आपको अलग अलग करना है। तो पहले बच्चे के लिए हो गया, फिर दूसरे के लिए। कॉस्ट फॉर अशोक, क्योंकि आप जोड़ के अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अशोक के लिए कितना था यहाँ पे, अशोक के लिए था सर ये रहा 1200 रुपए महीना, लेस एग्जेम्पशन। कितनी एग्जेम्पशन हो गई सर, 1000 रुपए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो टैक्सेबल कितना हो गया, सर टैक्सेबल हो गया 200 रुपए पर मंथ। कितना हो गया, 200 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो परक्यूजिट वैल्यू ये हो गई आपकी 200 रुपए पर मंथ इंटू 12, कितने हो गए सर, 2400, ठीक है। क्या यहां तक कोई दिक्कत, सर एग्जाम में ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद है यूज ऑफ मूवेबल एसेट। आइए जरा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट में क्या करते थे, क्या आपको याद है यूज ऑफ मूवेबल एसेट में क्या करते थे? सर हम करते थे यूज ऑफ मूवेबल एसेट, तो यहां पे निकलती थी सर परक्यूजिट वैल्यू, परक्यूजिट वैल्यू कैसे निकलती थी सर, ये निकलता था, याद करो, कॉस्ट लेते थे ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 10% पर एनम, यानी जो 10% पर एनम है वो उसकी परक्यूजिट वैल्यू बनती थी, और यहां से लेस कर देते थे अमाउंट रिकवर्ड। अगर हमने एम्प्लॉय से कोई अमाउंट क्या करी है, रिकवर्ड करी है। आइए जरा, तो कॉस्ट कितनी है सर, क्वेश्चन में चेक करके बताओ। देखिए इसने यहां लिखा था कितने का था टोटल, 1,10,000 का, 1,10,000 का। तो 1,10,000 पे कितनी हो गई परक्यूजिट वैल्यू, 10%। टाइम नहीं दे रखा तो पूरे साल भर का होगा, यानी कि 11,000 रुपए, और कुछ भी रिकवर्ड नहीं है तो पूरे 11,000 रुपए ही क्या आ जाएगी, बताओ, वैल्यू ऑफ मूवेबल एसेट की परक्यूजिट वैल्यू। यहां तक मुझे बताइए किसी को कोई डाउट, कमेंट करके जरूर बताना कि कोई डाउट आता है या नहीं आता। तो ये हो गया सर कितना मेरा, 11,000, ठीक है सर, ये भी हो गया। अब गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये तो हमने करा था पिछली क्लास में भी, क्या था मुझे बताओ, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, पॉइंट नंबर 3, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल व्हेन वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड्स ₹5,000 पर एनम। अब 5,000 रुपए पर एनम है, उससे ज्यादा हुआ तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहां पे पूरा का पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताइए जरा, हमारे केस में कितना है सर, हमारे केस में था 10,000 का, तो पूरा 10,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा।
फिर पॉइंट नंबर 5 टेलीफोन का। अब बताओ टेलीफोन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर कि टेलीफोन एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये कौन सा 3, ये चौथा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4 हमने पढ़ा था सर, जो टेलीफोन वाला था, टेलीफोन एक्सपेंसेस या मोबाइल के जो रिचार्ज अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं। तो टेलीफोन कॉमा मोबाइल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट। क्या है सर? एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, ये है मेन पॉइंट नंबर 6 जो था कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट लोन। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां पे मुझे बताओ उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसके लिए। अब ध्यान से देखना यहां पे, देखिए सर क्वेश्चन में इसने ये दे रखा था कि लोन कितने रुपए का है सर? 6% पे है। एसबीआई का रेट कितना है? 10%, यानी उसको 4% का बेनिफिट हो रहा है। और वो हर साल, हर महीने, साल नहीं, हर साल कितने पैसे पे कर रहा है? 12,000 रुपए पे कर रहा है। समझिए जरा, अगर वो हर महीने 12,000 पे कर रहा है तो प्रिंसिपल अमाउंट घटता जा रहा है, प्रिंसिपल घटता जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे घटता जा रहा होगा। तो मुझे यहाँ पे 12 महीने का, हर अलग अलग 12 महीने में अलग अलग महीने का क्या निकालना है? इंटरेस्ट का बेनिफिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि मैं एक काम करूं, इसको हटाऊं, और अगर मैं पहले ये बताऊं कि परक्यूजिड वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहां बोलूंगा सर परक्यूजिड वैल्यू इज इक्वल टू लोन, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय एसबीआई रेट। ठीक है, माइनस लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय रेट या फिर एक्चुअल रेट जिस पे उसको लोन मिला है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं दोनों में से लोन अमाउंट कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल सर, मैं लोन अमाउंट को कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा सर एसबीआई का रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब मुझे बताओ एसबीआई का रेट कितना है क्वेश्चन में? 10%, और एक्चुअल रेट है 6%, तो बेनिफिट कितने का हुआ? 4% का। लेकिन ये 4% का बेनिफिट, 4% का बेनिफिट इसको क्या मिलेगा? आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। और आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट हर महीने चेंज हो रहा है क्योंकि वो 12,000 रुपए पे कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, एसबीआई का जो रेट है वो है, मैं कहूंगा लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस 6%, तो ये कितना हो जाएगा? 4%। तो इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बहुत सिंपल, एक टेबल बनानी पड़ेगी। आइए मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट परक्यूजिट वैल्यू। सबसे पहले लिखेंगे सर यहां मंथ। मंथ कौन कौन से होंगे सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अब मुझे देखना है क्या? लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग। मुझे बताओ कितने रुपए का लोन है? देखिए इसने कहा था 31/3/2025, समझिए लोन जो दे रखा है 31/3/2025 को दे रखा है। आइए जरा एक मिनट पहले मेरे साथ साथ समझिए, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर? प्रीवियस ईयर है 25-26। इसने जो डेट दे रखी है, उसने डेट दे रखी है 31/3/25 की, तो यही अगला दिन हो जाता है 1/4/25। इस दिन पे लोन कितने का है सर? लोन है 6 लाख रुपए का। और ये हर महीने क्या कर रहा है? हर महीने 12,000 रुपए पे कर रहा है। अब कब पे कर रहा है? शुरू में या लास्ट में? देखो कह रहा है कि एट द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ।
यानी अगर मार्च में कितने पैसे देने थे, मार्च में देने थे 6 लाख रुपए, 31/3/25 को 6 लाख का लोन था। जैसे ही अगली डेट आई 1 अप्रैल, क्या उसने 12,000 रुपए पे कर दिए होंगे? बिल्कुल सर 12,000 पे कर दिए होंगे। तो 1 अप्रैल पे 5,88 5,88,000 का क्या रहा? लोन आउटस्टैंडिंग रहा। तो लोन आउटस्टैंडिंग कितना आया यहां पे? तो बताओ जरा, लोन आउटस्टैंडिंग कितना आया? 5,88,000 रुपए। फिर अगले महीने उसने कितने पे कर दिए होंगे? आओ कैलकुलेटर पे लिखो 5,88,000, टाइप करो 588,000 कर लिया। अब -12,000, ठीक है, -12,000। अब दबाओ इक्वल टू, तो कितना बच गया सर? ये बच गया आपका कितना? 5,76,000, ठीक है। अब फिर अगले महीने 12,000 पे कर दिए होंगे, तो अब क्या करना है? पूरा नहीं करना, अब सिर्फ प्रेस करो इक्वल टू, सिर्फ प्रेस करो इक्वल टू। कितना आ गया? 5,64,000। फिर प्रेस करो इक्वल टू 5,52,000। फिर इक्वल टू 5,52,000 माइनस 12,000, 5,40,000। फिर इक्वल टू 5,28,000। फिर इक्वल टू 5,16,000। फिर इक्वल टू 5,04,000। फिर इक्वल टू 4,92,000। फिर इक्वल टू 4,80,000। फिर इक्वल टू 4,68,000। फिर इक्वल टू 4,56,000। ये सब मैंने क्यों करा? क्योंकि सर हर महीने 12,000 पे कर रहा है, तो हर महीने लोन अमाउंट बदलती जा रही है। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 5,88,000 मल्टीप्लाई बाय 4%। नहीं सर, आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर महीने का निकल रहा है। 5,88,000 मल्टीप्लाई बाय 4% डिवाइडेड बाय 12, कितना हो गया? 1960। क्लियर है? अब समझो जरा, 5,76,000 मल्टीप्लाई बाय 4% डिवाइडेड बाय 12। तो 5,76,000 मल्टीप्लाई बाय 4% डिवाइड बाय 12, कितना हो गया? 1920। अब मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1960 और 1920, कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 40 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 40 रुपए का। ये 40 रुपए का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 12-12 से कम हो रहा है। अब कुछ नहीं करना, एक और निकाल लो, एक काम करो, एक और निकाल लो, फिर आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। 5,64,000 मल्टीप्लाई बाय 4% डिवाइड बाय 12, देखो कितना आ गया? 1880। अब अगर आप इसमें डिफरेंस देखो तीनों में, तो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 1960 में से 40 गए, कितने बचे? 1920, 1920। फिर 1920 में से 40 रुपए और गए, कितने बचे? 1880। यानी आप अगर देखो तो मेरा इंटरेस्ट यही है, लेकिन 40-40 रुपए से कम होता जा रहा है। तो अब मुझे बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा 40-40 माइनस करके लिख दूंगा, क्योंकि पैटर्न यही बनेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स यही कहती है। ठीक है, तो 40-40 रुपए माइनस करके लिख दो सीधा सीधा, कितना आता है? कैसे करोगे सर? ये आ गया था मेरा 1880। कैलकुलेटर पे आओ, 1880, फिर टाइप करो माइनस, फिर टाइप करो 40, फिर इक्वल टू, कितना आया? 1840। फिर टाइप करो इक्वल टू 1800। फिर टाइप करो इक्वल टू 1760। फिर टाइप करो इक्वल टू 1720। फिर टाइप करो इक्वल टू 1680। फिर इक्वल टू 1640। फिर इक्वल टू 1600। फिर इक्वल टू 1560। फिर इक्वल टू 1520। अब इनका टोटल तो दबा दो जीटी, और उसके अंदर बाकी जो तीन थे वो ऐड कर दो, 1960, 1920 और कितना था? 1880। तो ये आ जाएगा आपका 20,880, 20,880। और अगर जीटी को यूज नहीं कर पा रहे, तो फिर वही अपना लंबा काम करो और सबको एक एक ऐड कर लो। ठीक है, तो ये आ गई इसकी टोटल परक्यूजिट वैल्यू। आओ इसकी वैल्यू पुट कर दो, 20,880। ठीक है, चल टोटल लगा लो।
18,000, 2,400, 11,000, 10,000, 20,880, ये हो गए सर 62,280। सर इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे परक्यूजिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल परक्यूजिट वैल्यू वो तब जरूरत पड़ती है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की जब आप नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी की बात करते हैं, पर यहाँ पे उसने आपको परक्यूजिट्स की बात करी है। मुझे बताओ कहीं पे कोई दिक्कत? यानी देखो कितना इजी है, बस आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस याद रखने हैं। कैसे याद होंगे सर? बार बार पढ़ के याद होंगे, क्वेश्चंस करके, हाथों से जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको याद होंगे। क्लियर है? चले आगे, आइए अब करते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गाइस मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21, कह रहे कि एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड, एक्स लिमिटेड ने ये सारी चीजें दे रखी हैं अपने एम्प्लॉय को। क्या क्या दे रखा है सर? परक्यूजिट दे रखे हैं, एक तो अकोमोडेशन दे रखा है, घर दे रखा है जो कि लीज किया हुआ है, किराए पे है बाय एक्स लिमिटेड। एक्स कौन है सर? बॉस है, बॉस ने किराए पे ले रखा है और 15,000 रुपए किराया जाता है, 5,000 रुपए पर मंथ रिकवर कर लिए जाते हैं वाई से, यानी कि 15,000 का कमरा 5,000 में दे रखा है, ठीक है, तो हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। फिर कह रहा है फर्नीचर भी दे रखा है जिसके हायर चार्जेस, ये भी किराए पे है, कितने हायर चार्जेस सर? 3,000 रुपए पर मंथ के हायर चार्जेस हैं। नो अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो इसके लिए उसने कोई भी पैसा रिकवर नहीं करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कार भी दे रखी है, लेकिन कार कितने सीसी की है? 1200 सीसी की। मुझे बताओ छोटी कार बड़ी कार होती थी इसके लिए? अच्छा अब यूज देखना है। सबसे पहले तो किसकी कार है? ये कार है एक्स लिमिटेड की, ओनर की कार है। दी किसको रखी है? वाई को दे रखी है। किस लिए दे रखी है सर? दोनों पर्पसेस के लिए दे रखी है, ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल, ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल के लिए। ऑल रनिंग एंड मेंटेन एक्सपेंसेस आर फुल्ली मेट बाय एम्प्लॉयर, सारे खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ए शॉफर, शॉफर क्या होता है सर? शॉफर ड्राइवर होता है, ड्राइवर को दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी दे दिया उसके जन्मदिन पे, तो भैया गिफ्ट वाउचर 5,000 से ऊपर का टैक्सेबल है, चाहे कभी भी दो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, अज्यूमिंग उसकी सैलरी फॉर परक्यूजिट वैल्यू, सैलरी फॉर परक्यूजिट वैल्यू है 10 लाख रुपए की। तो आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर है सर ये कौन सा? 21। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट, परक्यूजिट्स प्रीवियस ईयर 25-26, ठीक है। चलिए नोट्स रुपीस, सबसे पहले क्या है सर? सबसे पहले है रेंट फ्री, रेंट फ्री तो नहीं कहेंगे, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन फैसिलिटी, इसको हम नोट नंबर 1 में लिख देंगे। अच्छा उसके बाद क्या दे रखा था सर? सेकंड पे उसको दिया हुआ था फर्नीचर दे रखा था, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, इसको पॉइंट नंबर 2 में लिख देंगे। फिर क्या दे रखा था? फिर सर तीसरे में कार दी थी, ठीक है, तो यूज ऑफ कार, यूज ऑफ मोटर कार, पॉइंट नंबर 3 या नोट नंबर 3। और उसके बाद है गिफ्ट वाउचर, तो गिफ्ट वाउचर तो हमें पता है सर, गिफ्ट वाउचर, ठीक है, ये 10,000 रुपए। अब इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो अलग से भी, मैं यही लिख देता हूं। टैक्सेबल व्हेन वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड्स ₹5,000 पर एनम, जब 5,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 100%। क्लियर है? चलिए अब मुझे अकोमोडेशन की बात करनी है, मूवेबल एसेट की बात करनी है और मोटर कार की बात करनी है। तो आइए जरा नोट्स पे और हम करते हैं नोट नंबर 1, ठीक है, अकोमोडेशन फैसिलिटी।
मुझे बताइए यहां पे इस केस में जो आरएफए होता था, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कैसे निकालते थे? परक्यूजिट वैल्यू। सर यहां परक्यूजिट वैल्यू निकलती थी, परक्यूजिट वैल्यू वो निकलती थी आपकी, बताओ कितना? एक्चुअल हायर चार्जेस, क्योंकि यहां पे किराए पे है, यहां पे एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, यहां किराए पे है। एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना किराया भर रहा था एम्प्लॉयर? सर 15,000 रुपए किराया भर रहा है, तो 12 महीने का कितना हो गया? सर 12 महीने का हो गया 18,000 रुपए। कितना हो गया? 18,000 रुपए। और बताओ जरा दूसरा क्या था? सर दूसरा याद ही नहीं है, नहीं याद? तो एक काम करो, जाओ वापस, वीडियो पॉज करो, वापस जाओ, पढ़ो, और फिर मुझे बताओ कितना है। सर वो था 10%, 10% ऑफ आर एफ ए सैलरी। याद करो, आर एफ ए सैलरी, आर एफ ए सैलरी में क्या आता था? बेसिक आता था, डीए का फॉर्मिंग पार्ट आता था, जितने टैक्सेबल अलाउंसेस है वो आते थे, बोनस कमीशन ये सब आता था, कोई भी उसके अंदर परक्यूजिट नहीं आता था, परक्यूजिट नहीं आता था, ठीक है? और कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं होते थे। तो आर एफ ए सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है, उसने लास्ट में दे रखी थी, उसने लास्ट में दे रखी थी 10 लाख रुपए इंटू 10%। बताओ कितना हो गया? ये हो गया सर हमारा 10 लाख इंटू 1 लाख रुपए। इसको ठीक कर लेना, ये 18,000 नहीं होगा, 1,80,000 होगा। 15,000 इंटू 12, 1,80,000। और ये 10 लाख इंटू 10% हो गया सर 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इसमें से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, उसको आपको लेना है। लेकिन अच्छा, लोअर कितना है सर? इन दोनों में से लोअर होगा 1 लाख। लेकिन इसमें से आपको माइनस करना होता है। सर क्या माइनस करना होता है? अमाउंट रिकवर्ड। जितना पैसा उससे ले रहे हो वो तो फैसिलिटी नहीं बनेगी ना। और उसने बताया था 5,000 रुपए महीने के आप ले रहे हो, यानी कितने ले रहे हो? 60,000 रुपए साल भर के ले रहे हो। तो एक्चुअल में उसका फैसिलिटी या गेन कितना हुआ? 40,000 का। तो ये होगा परक्यूजिट वैल्यू। ठीक है, बस यहां पे ध्यान रखना, मैंने गलती से 18,000 लिख दिए थे। 15,000 इंटू 12 होते हैं 1,80,000। क्लियर है? कितना था सर? एक्चुअल हायर चार्जेस या 10% ऑफ आर एफ ए सैलरी, विच एवर इज लोअर। तो कितना हो गया सर? ये हो गया 60 और 40,000। क्या आप मुझे बता सकते हो एक बात, ये कि अगर ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता तो क्या होता? हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, अगर ये ओन्ड लिखना मत, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता तो क्या करते? तो सर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा परसेंटेज ऑफ सैलरी। तो इसमें स्लैब था कि पॉपुलेशन कितनी? सर पॉपुलेशन जो सेंसस है 2011 वाला, उसके अकॉर्डिंग कितनी सर? सर पॉपुलेशन थी 15 लाख, फिर 15 से 40, फिर 40 से ऊपर कितना परसेंट था? 5% ऑफ आर एफ ए सैलरी। याद रखना, आर एफ ए सैलरी होगी, फिर 7.5% और फिर 10%। कुछ याद आया? ये आपने पढ़ लिया। चलिए आगे, आइए। चलिए जी, पॉइंट नंबर 3 करना है। पॉइंट नंबर 3 में क्या था सर? पॉइंट नंबर 3 में था यूज ऑफ मोटर कार। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ मोटर कार। तो हमें क्या देखना है इसमें सर? सबसे पहले ओन्ड बाय, किसने ओन्ड कर रखा है? ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। फिर यूज देखना है, यूज फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। और इसके खर्चे कौन उठा रहा है? लिखिए, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, सारे खर्चे कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो इस केस में हमारा परक्यूजिट वैल्यू कैसे निकलती थी? याद करो, परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार ये निकलती थी, अगर छोटी कार है तो फॉर कार इंजन कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी या 1.6 लीटर। याद रखना, 1600 सीसी तक कितना होता था सर? ये होता था हमारा 1,800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर
ड्राइवर या शॉफर। अब क्वेश्चन में उसने बताया है कि उसने गाड़ी जो दी है कितने सीसी की दी है, छोटी गाड़ी दी है 1200 सीसी की, तो 1800 रुपए पर मंथ हो गया, और साथ में कह रहा है ड्राइवर भी दिया है, तो कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया सर 2700 पर मंथ। तो यहाँ पे परक्यूजिट वैल्यू कितनी आ गई, 2700 पर मंथ इंटू 12, 12 मंथ। मुझे बताओ कितना हो गया सर, 2700 मल्टीप्लाई बाय 12, ये होते हैं सर 32,400। ठीक है, आओ इसकी वैल्यू पुट कर दो, 32,400। अच्छा ये तो ये था 32,400। यूज ऑफ मूवेबल एसेट रह गया, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 रह गया हमारा, एक तो हो गया और उसके बाद 3 कर दिया मैंने गलती से, 2 वाला भी कर लो। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, मुझे बताओ यूज ऑफ मूवेबल एसेट में क्या करते थे सर, यूज ऑफ मूवेबल एसेट में अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, इफ हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, तो क्या होता था, तो सर परक्यूजिट वैल्यू निकलती थी, परक्यूजिट वैल्यू निकलती थी हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहां पे क्वेश्चन में उसने कहा था कोई भी इसके लिए अमाउंट रिकवर्ड नहीं हो रही, तो सीधा सीधा हायर चार्जेस हो जाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो हायर चार्जेस कितने थे, ये रहा सर पॉइंट नंबर 2 में रह गया, हायर चार्जेस थे 3,000 रुपए महीने के, तो 3,000 रुपए महीने इंटू 12 कितने हो गए सर, ये हो गए आपके 36,000 रुपए, तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, आइए जरा लिख दो 36,000 रुपए। अब टोटल लगा लो, 40,000, 32,400 और 36,000 और 10,000, टोटल हो गया सर 1,18,400। लो भाई ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। क्या ये क्वेश्चन आपको कहीं से लगा मुश्किल है, नहीं सर इजी था। चलो लिख लो इसको फटाफट से, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है मिस्टर गोयल रिसीव द फॉलोइंग अमोल्यूमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31/3/2026, यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 25-26। उसको बेसिक पे मिल रही थी 4 लाख रुपए, साल भर का है ये, डियरनेस अलाउंस 1.5 लाख रुपए, कमीशन 1 लाख रुपए, एंटरटेनमेंट अलाउंस 40,000 रुपए और मेडिकल एक्सपेंस रियम्बर्समेंट 25,000 रुपए। प्रोफेशनल टैक्स कह रहा है 2000, 1,000 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर। मैंने आपको प्रोफेशनल टैक्स का बताया था, इसकी डिडक्शन मिलती है कब, 16/3 के अंदर डिडक्शन मिलती है इसकी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो पहले ऐड हो जाता है एज अ प्रोक्यूजिट, बाद में फिर वो माइनस होगा। कह रहा मिस्टर गोयल कॉन्ट्रीब्यूट 5,000 टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ही हैज नो अदर इनकम। 5,000 वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डालता है, उसके अलावा कोई इनकम नहीं है। कह रहे डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सैलरी इफ मिस्टर गोयल इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आ गया सर डिडक्शन नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस की। ठीक है, तो आइए मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर है सर 22, 22, 23, 23 नहीं 22 है, हाँ 22। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए लिखिए कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर फाइनेंशियल या प्रीवियस ईयर 25, 26। ठीक है, चलिए चलिए, तो हमें क्या निकालना है सर, इसकी निकालनी है हमें, इनकम निकालनी है। ठीक है, कोई अदर इनकम नहीं है, तो सैलरी इनकम हमें निकालनी है। अब जरा समझिए, क्या ये ओल्ड रिजाइम में है या न्यू रिजाइम में है? क्या इसने क्वेश्चन में बताया है कि ओल्ड रिजाइम का है या न्यू रिजाइम का है? सर इसने कहीं भी नहीं बता रखा कि डिफॉल्ट रिजाइम मतलब ओल्ड रिजाइम है या डिफॉल्ट रिजाइम मतलब न्यू रिजाइम है या ओल्ड। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं ओल्ड भी करूंगा और मैं न्यू भी करूंगा, तो मैं ओल्ड रिजाइम में भी करूंगा और न्यू रिजाइम में भी करूंगा। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले बात करते हैं सर बेसिक पे की। अब बेसिक पे पूरा टैक्सेबल होता है चाहे ओल्ड रिजाइम में हो या न्यू रिजाइम में हो। तो 4 लाख रुपए की बेसिक पे इसकी टैक्सेबल हो गई। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितने का है? 1.5 लाख रुपए का, ये पूरा टैक्सेबल हो गया। चलिए उसके बाद है सर इसका कमीशन, तो कमीशन भी पूरी टैक्सेबल होती है। कमीशन कितने की कमीशन है? 1 लाख रुपए की कमीशन है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन सर एंटरटेनमेंट अलाउंस की तो डिडक्शन मिलती है डिडक्शन, लेकिन बाद में मिलेगी, अभी तो पूरा टैक्सेबल होगा ये। यानी पहले ऐड होगा और इसकी डिडक्शन लास्ट में मिलती है, लेकिन मिलती भी किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट का है, इस वजह से इसको डिडक्शन मिलेगी। मुझे बताओ कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस है सर? 40,000 रुपए का एंटरटेनमेंट अलाउंस है, 40,000 रुपए का एंटरटेनमेंट अलाउंस है। उसके बाद बताओ क्या है? मेडिकल एक्सपेंस रिएम्बर्समेंट। मुझे बताओ मेडिकल एक्सपेंस रिएम्बर्समेंट में क्या करते थे? याद करो जरा, याद करो सर। मेडिकल एक्सपेंस रिएम्बर्समेंट में ऐसे करते थे हम कि हम ये देखते थे कि मेडिकल एक्सपेंस जो है दो तरीके से, या तो एम्प्लॉयर ने खुद पे करा हो या उसने रिएम्बर्समेंट लिया हो। लेकिन कहां पे सर? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में है, समझिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में है तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर प्राइवेट क्लिनिक है तो टैक्सेबल होता है। अब अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानोगे कि ये क्या है? गवर्नमेंट नहीं, आप इसको प्राइवेट मानोगे। क्या मानोगे? प्राइवेट। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे मेडिकल एक्सपेंस रियम्बर्स्ड। इसके लिए दे देंगे हम नोट नंबर 1। ठीक है, कितना है मेडिकल एक्सपेंस रियम्बर्समेंट सर? 25,000, पूरा टैक्सेबल होगा। उसके बाद है सर प्रोफेशनल टैक्स, कह रहा है 2,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स है, लेकिन एम्प्लॉयर ने कितना पे करा है? 1,000। तो यहां पे कितना परक्यूजिट बनेगा इसका? सर जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है, क्योंकि इसको देने थे, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, कितने देने थे? 2,000, पर एम्प्लॉयर ने कहा 1,000 रुपए मैं दे देता हूं, तो इसके कितने बच गए? 1,000 रुपए। तो यही है परक्यूजिट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। कितना? 1,000 रुपए। ठीक है, चलिए और कुछ है चेक करो। नहीं सर, हाँ, आरपीएफ में कितने पैसे जमा कराता है? ये आरपीएफ में जमा कराता है 5,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। क्या करेंगे इसका? कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? याद करो, बताया था आरपीएफ में। एक काम करो, वीडियो पॉज करो और जाओ वापस आरपीएफ वाले पे। मैंने आपको ये बताया था कि आरपीएफ वाले के कितने पार्ट थे सर? 3 पार्ट, तीन नहीं 4 पार्ट। एक तो उसका अपना कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एक इंटरेस्ट किस पे? एम्प्लॉय के पैसे पे और एम्प्लॉयर के पैसे पे। ठीक है, तो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन आपको इग्नोर करना है। क्यों? वो बेसिक पे में ऑलरेडी ऐड होता है, जिस वजह से पूरी तरह से वो टैक्सेबल पहले हो जाता है। तो ये कंट्रीब्यूशन किसका है? ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मिस्टर गोयल कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता था? वो एग्जेम्प्ट होता था अप टू 12% ऑफ एआरबी सैलरी। और इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता था अप टू 9.5% ऑफ एआरबी सैलरी, दोनों का ही, चाहे एम्प्लॉय का हो या एम्प्लॉयर का। अब यहाँ पे किसका है? ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मुझे कैलकुलेशन में नहीं लेना होता, क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक में जुड़ा होता है। क्लियर है? चलिए अब इसको ऐड करके बता दीजिए, ये आ जाएगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल कितना हो गया? ये हो गया सर 4 लाख प्लस 1.5 लाख, तो ये हो गया 5,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000। टोटल हो गया सर 7,16,000। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? अब मेरी बात समझिए जरा। यहां होगा सर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। ठीक है, तो पहली डिडक्शन क्या होती है सर? पहली डिडक्शन जो होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर ओल्ड रिजाइम है तो कितना?
50,000। और अगर न्यू रिजाइम है तो कितना? 75,000। ओल्ड रिजाइम 50,000, न्यू रिजाइम 75,000। ठीक है, ओल्ड रिजाइम 50,000, न्यू रिजाइम 75,000। चलिए, उसके बाद सर, उसके बाद दूसरी जो डिडक्शन आती है वो आती है एंटरटेनमेंट अलाउंस। लेकिन ये किसको मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अब ये स्टेट गवर्नमेंट का है तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, इसको हम लिख देंगे नोट 2 में। और तीसरा होता है सर किसका? प्रोफेशनल टैक्स का। और क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स कितना है सर? क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 1,000 रुपए है। नहीं, 1,000 रुपए नहीं है, 2,000 रुपए है। समझिए कितना है? 2,000 रुपए। 1,000 रुपए तो किसने पे करा था? इंप्लॉयर ने पे करा था, तो वो उसका प्रिक्विजिट बन गया। पर एक्चुअली में इसने पे कितना करा टोटल? इसके लिए तो है 2,000, तो इसको कितनी डिडक्शन मिलेगी? पूरी की पूरी 2,000। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, 2,000 की जो डिडक्शन है ये न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगी, सिर्फ किस में मिलेगी? ओल्ड रिजाइम में। दूसरा, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आपको कहां नहीं मिलेगा? न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करना, एक काम करना, मैंने आपको जहां ये लिखवाया था, लेक्चर नंबर 23 पे आओ, और जब मैंने आपको ये लिखवाया था, ठीक है, यहां लिख लेना नॉट अलाउड अंडर न्यू रिजाइम। न्यू रिजाइम में इसकी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। सेम यहां पे भी नॉट अलाउड अंडर न्यू रिजाइम। ठीक है, तो जो मैंने आपको ये पिछली क्लास में लिखवाया था वहां पे जाके लिख लो कि ये न्यू रिजाइम में अलाउड नहीं होगा। ठीक है, न्यू रिजाइम में अलाउड नहीं होगा। क्लियर है? चलिए वापस आते हैं। ठीक है सर, तो न्यू रिजाइम में अलाउड नहीं होगा। क्या अलाउड नहीं होगा सर? एक तो हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स। तो अब मुझे निकालना क्या है सर? एक तो नोट नंबर 1 मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बारे में लिख लेते हैं। आओ, नोट नंबर 1 देखिए, मेडिकल एक्सपेंस पेड और reimbursed by employer is, point number A, exempt when expense has been, या ट्रीटमेंट, एक्सपेंस नहीं, ट्रीटमेंट लिखो, ट्रीटमेंट when treatment done in government hospital or recognized hospital। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, टैक्सेबल if treatment is done in private clinic। ठीक है, तो मेडिकल एक्सपेंस पेड या रिम्बर्समेंट है, वो एग्जाम्प्ट होगा अगर ट्रीटमेंट कहां हो रही है सर? अगर ट्रीटमेंट हो रहा है किसमें? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। और अगर अगर वो कहां पर होता है? प्राइवेट क्लिनिक में ट्रीटमेंट हो रही है, तो क्या हो जाता है? प्राइवेट क्लिनिक में अगर हो रहा है तो वो हो जाता है टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, तो अब हमें अज्यूम क्या करना है? इट इज बीन assumed that treatment
हैज बीन डन इन प्राइवेट क्लिनिक। हमने क्या एज्यूम करा है कि कहां पे ट्रीटमेंट हुआ है सर? प्राइवेट क्लिनिक में हुआ है, इसलिए हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया? टैक्स कर दिया। क्लियर है? लिख लिया ये? अच्छा, एक चीज और थी, और लिखूं, अगर मेडिकल अलाउंस भी था तो मेडिकल अलाउंस याद रखना, मेडिकल अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होते हैं, चाहे कोई भी रिजाइम हो, कुछ भी हो, मेडिकल अलाउंस तो ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं। सर ये लिखना है एग्जाम में? ऐसा नहीं, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखवा दिया, क्योंकि क्या क्या आया सर? एक तो मेडिकल अलाउंस और दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, तो मेडिकल अलाउंस हुआ तो पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या था सर? नोट नंबर 2, एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करते हैं सर। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, लिखिए एग्जेम्पशन। वैसे एग्जेम्पशन नहीं होगा, इसको लिखेंगे डिडक्शन। डिडक्शन अलग होती है, एग्जेम्पशन अलग होता है, ये डिडक्शन है, लिखिए डिडक्शन इज अलाउड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉय। किसको अलाउड होगा सर? ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉय को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब डिडक्शन वैल्यू, सर डिडक्शन वैल्यू था पहला 20% ऑफ, बताइए कितना होगा? 20% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब क्या है सर? सैलरी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी। यहां पे डीए पीए और कुछ नहीं ऐड होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? बेसिक सैलरी। तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, मुझे बताओ बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 4 लाख रुपए। तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? 80,000 रुपए। और मैक्सिमम कितना मिल सकता है? मैक्सिमम ₹5,000 पर एनम। ठीक है, तो दोनों में से क्या होगा? जो भी लोअर होगा, तो लोअर कितना है? 5,000 रुपए। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी सर? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की, और वो भी किसमें? ओल्ड रिजाइम में, न्यू में तो वो भी नहीं मिलेगी। तो 5,000 की डिडक्शन यहां मिल गई। तो मुझे बताओ कितना हो गया सर? ये हो गया इसका नेट टैक्सेबल सैलरी। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन ज्यादा किसका बनेगा? ओल्ड रिजाइम का, क्योंकि ओल्ड के अंदर ज्यादा कैलकुलेशन है, न्यू में है ही नहीं। अब धीरे धीरे करके ये ओल्ड रिजाइम को खत्म ही कर देंगे, बिल्कुल ही न्यू पे ही चलेगा फिर। 6,41,000, क्योंकि क्या है उससे इजी पड़ जाएगा, -55,000 -2,000, ये 6,59,000। लो ये हो गया। ठीक है, आओ लिख लो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट। प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली अंडर ओल्ड रिजाइम। सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा? ओल्ड रिजाइम में, न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन कहीं से आपको लगा मुश्किल है? अब करेंगे बढ़िया वाला क्वेश्चन, तो ये मजेदार क्वेश्चन आएगा अब तो। लिख लिया? आइए जरा क्वेश्चन नंबर 23। यहां मैंने समरी दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मिस्टर मोहित, ये इंस्टीट्यूट के, आईसीआई के इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
ठीक है, अब ढंग से पढ़ना इसको। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 रुपए पर मंथ। याद रखना कितनी सैलरी है इसकी, 10,000 रुपए महीने की सैलरी है। आगे पढ़ो। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ डियरनेस अलाउंस 100% ऑफ सैलरी, यानी जितनी सैलरी है उतना ही डीए भी मिलेगा। 50% ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी। कह रहा है कि 50% ऑफ ये जो है इसका क्या बनेगा, फॉर्मिंग पार्ट बनेगा। लिखा है ना, इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसका मतलब ये है इसका रिटायरमेंट बेनिफिट का फॉर्मिंग पार्ट है। द कंपनी गिव्स हिम हाउस रेंट अलाउंस, देखो एचआरए का क्वेश्चन है, 6,000 रुपए देगा, दे रही है कंपनी, विच वॉज इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। यानी यहां पे क्या हो रहा है कि उसको एचआरए 6,000 मिल रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसको बढ़ा के 7,000 कर दिया, यानी एचआरए इंक्रीज हो रहा है। ही ऑल्सो गॉट इंक्रीमेंट, कह रहा है इसकी सैलरी भी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 1,000 रुपए पर मंथ बन गई उसकी सैलरी, विद अफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2026। 1 फरवरी से उसकी सैलरी 1,000 रुपए से बढ़ा दी, पहले 10,000 रुपए थी, फिर कितनी हो गई, सीधा सीधा 11,000 हो गई। रेंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 इज अंडर, अब उसने रेंट कितना कितना पे करा, देखो पहले वो कहीं रहता था तो अप्रैल से मई तक उसने कोई भी रेंट पे नहीं करा, क्यों, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। ठीक है, फिर जून में कहीं चला गया होगा, तो जून से अक्टूबर में उसने 6,000 रुपए का क्या पे करा, अकोमोडेशन ले लिया, कहां पे, गाजियाबाद के अंदर। फिर उसके बाद अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर के अंदर उसने कहीं और शिफ्ट कर लिया और 8,000 रुपए का रेंट देने लगा, कहां पे, दिल्ली में। कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अज्यूमिंग ही एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। कह रहा है ये शिफ्ट आउट कर गया, कहां से शिफ्ट आउट कर दिया, न्यू जो डिफॉल्ट रिजाइम है वहां से बाहर चला गया, क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट रिजाइम में रहता तो एचआरए की एग्जामिशन नहीं मिलती, तो ये क्वेश्चन का मतलब भी बनता, सारा का सारा अलाउंसेस टैक्सेबल हो जाता। अब वो क्या कर गया, ऑप्ट आउट कर दिया डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में से। ठीक है, शिफ्ट आउट कर गया, तो मतलब कहां चला गया, ओल्ड रिजाइम में चला गया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन क्या बनेगा, ओल्ड रिजाइम का। ठीक है, आइए जरा मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटेशन ऑफ, हमें निकालना क्या है यहां पे, ग्रॉस सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आ गया सर बेसिक पे। अब बेसिक पे में ध्यान रखना, इसकी इंक्रीज हुई थी बेसिक पे, इसकी बेसिक पे इंक्रीज हुई थी। तो शुरू में देखो इसकी बेसिक पे कितनी थी, देखो इसने बताया था इसको कितने मिलते थे, 10,000 रुपए। तो सर शुरू में इसको मिलते थे 10,000 रुपए, और कितने महीने के लिए मिले इसको, इसकी इंक्रीमेंट हुई थी, देखो ये रहा, ही ऑल्सो गॉट इंक्रीमेंट 1,000। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट कब हुआ सर, इंक्रीमेंट हुआ 1 फरवरी, यानी कि इसका मतलब फरवरी और मार्च 2 महीने, फरवरी और मार्च तक इसकी सैलरी बढ़ी। तो बाकी 10 महीने तो उसकी सैलरी कितनी रही, बाकी 10 महीने तो 10,000 रुपए रही, और फरवरी और मार्च के महीने में इसकी सैलरी 1,000 से बढ़ गई, यानी कितनी हो गई, 11,000 हो गई। तो 2 महीने की ये हो गई, मुझे बताओ कितने हो गए सर, ये हो गए 1,22,000 रुपए, 1,22,000। क्या यहां तक कोई डाउट, सिंपल है भाई, 10,000 रुपए 10 महीने के, 11,000 रुपए 2 महीने के, 22,000 हो गए, 1,22,000 रुपए इसकी बेसिक पे हो गई। अब डीए की बात करें, डीए कितना मिल रहा है, डीए मिल रहा है इसको 100% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी है सर, सैलरी 1,22,000 है, तो डीए भी कितना होगा, 1,22,000। उसके अलावा क्या मिल रहा है इसको, HRA। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा नोट नंबर 1, क्योंकि सारी कहानी इस क्वेश्चन में घूम फिर के किस पे आ रही है, एचआरए पे आ रही है। ठीक है, तो बेसिक पे और डीए तो इजी था, अब आते हैं नोट नंबर 1। अब ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको बहुत इजी तरीके से ये समझाऊंगा, बड़े आराम से समझ आ जाएगा आपको, बस मेरे साथ साथ बने रहना। देखिए नोट नंबर 1, सबसे पहले तो जब बहुत सारी टाइम आ जाए, बहुत सारा टाइम आ जाए, तो एक टाइमलाइन बना लेना। मुझे बताओ हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर, प्रीवियस ईयर है 25-26, प्रीवियस ईयर है मेरा 25-26। ठीक है, अब जरा समझो उसने रेंट के बारे में क्या बताया,
उसको क्या मिलता है, एचआरए मिलता है। कितना मिलता है, देखो ये रहा, द कंपनी गिव्स हिम हाउस रेंट अलाउंस 6,000 रुपए पर मंथ विच वॉज इंक्रीज्ड टू 7,000 पर मंथ विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे बात करूं, ये है सर जनवरी, ठीक है, तो जनवरी से लेके मार्च, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक तो उसका एच आर ए कितना रहा सर, उसका एच आर ए रहा 7,000, क्योंकि बढ़ा दिया गया 7,000 रुपए पर मंथ। और ये हो गया सर मेरा अप्रैल, तो अप्रैल से लेके जनवरी कितने हो गए सर, अप्रैल से लेके जनवरी भी नहीं हुआ, जनवरी खत्म हो गया, मतलब शुरू हो गया, सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी अप्रैल से लेके दिसंबर तक, अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितना एचआरए मिल रहा था इसको, 6,000 रुपए पर मंथ का एचआरए मिल रहा था। क्या मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? शुरू में उसको कितना एचआरए मिल रहा था, 6,000 रुपए महीने का, कब तक मिला, दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी से बढ़ के कितना हो गया वो, 7,000 रुपए। ये कहां लिखा है सर, ये क्वेश्चन में लिखा था, ये रहा 7,000 विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी, एक एक यानी 1 जनवरी, तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने हो गए सर, ये हो गए सर हमारे 3 महीने, और ये कितने महीने हो गए सर, 9 महीने। यहां तक कोई डाउट, इजी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सर आगे क्या हुआ, यहां पे रेंट की बात कर रहा है, अप्रैल और मई को, अप्रैल और मई, तो एक हो गया सर हमारा अप्रैल, एक हो गया सर हमारा मई, इस टाइम पीरियड के लिए इसने रेंट कितना पे करा सर, इसका रेंट था नील, क्यों, क्योंकि इस टाइम पीरियड के लिए वो कहां रहता था, वो रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, वो रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, तो इस टाइम पीरियड के लिए उसने कोई भी रेंट पे नहीं करा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर, कह रहा है कि जून से लेके अक्टूबर, तो अप्रैल खत्म हो गया, अब आया सर जून, जून से लेके अक्टूबर तक, ये जो टाइम पीरियड रहा, यहां पे क्या हुआ समझिए, यहां पे कह रहा है कि भाई वो रहता था कहां, गाजियाबाद में, और कितना रेंट पे कर रहा है सर, यहां पे तो उसने रेंट पे करा, यहां तो रेंट पे करा उसने कितना, 6,000 रुपए पर मंथ। क्लियर है, मैं क्या कर रहा हूं, उस इंफॉर्मेशन को टाइमलाइन पे लिखता जा रहा हूं। सबसे पहले उसने ये कहा कि उसको एचआरए मिलता है 6,000 रुपए, जो कहां तक मिला, दिसंबर तक, और जनवरी के बाद, मतलब जनवरी के बाद नहीं, जनवरी से ही दिसंबर के बाद वो बढ़ गया 1,000 रुपए, यानी कितना हो गया, 7,000 रुपए पर मंथ। ये रहा एचआरए कितना हो गया, 7,000 रुपए पर मंथ। फिर इसने बात करी कि रेंट कितना पे करा, तो रेंट कितना पे करा, इसने कह रहा है अप्रैल और मई 2 महीने तो वो अपने घर पे रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, तो कोई रेंट पे नहीं करा। फिर हो सकता है उसका ट्रांसफर हो गया हो या कहीं और चला गया हो, तो उसने गाजियाबाद के अंदर घर ले लिया, 6,000 रुपए किराया देता था। अब आगे पढ़ते हैं क्या ले रहा है, कह रहा है, फिर कह रहा है नवंबर से लेके मार्च, क्योंकि अक्टूबर खत्म हो गया, अक्टूबर खत्म हो गया तो बचा सर नवंबर, तो नवंबर से लेके मार्च यहां तक की बात कर रहा है। यहां पे इसने घर ले लिया था दिल्ली में, यहां कहां रहता था, गाजियाबाद में। यहां रहता था सर ये गाजियाबाद में। फिर इसको लगा यार गाजियाबाद तो अजीब सा लग रहा है, चलो मैं दिल्ली चला जाता हूं, और दिल्ली में इसने कितना रेंट पे कर रहा है सर, दिल्ली में रेंट पे कर रहा है ये 8,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब एक पॉइंट और रह गया इसमें, क्या रह गया, इसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था, वो भी आएगा। देखिए जरा, सैलरी इंक्रीज हुई थी कितनी इसकी, ये रहा 7,000 विद अफेक्ट, ये तो रेंट अलाउंस था, सैलरी इंक्रीज हुई थी कितनी इसकी, ये रहा, ही ऑल्सो गॉट, ये रहा, इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 पर मंथ इन हिज बेसिक सैलरी विद अफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी, यहां पे फरवरी है याद रखना, तो जनवरी, ये हो गया सर फरवरी, यहां से इसकी सैलरी बढ़ी है, तो सर इसका भी इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल, ये है सर हाइक इन सैलरी, हाइक इन सैलरी। अब ये मैंने सारा कुछ क्यों करा, ये सब इसलिए करा ताकि मैं एच आर ए का एग्जामेशन निकाल सकूं। अब समझे मेरे बात, मेरे साथ साथ, एच आर ए एग्जामेशन कितना निकलता है सर, एच आर ए का एग्जामेशन निकलता है लीस्ट
ऑफ फॉलोइंग, जो भी इन तीनों में से कम होगा। अब समझिए जरा, यहां पे मुझे एचआरए जो निकालना होता है, देखिए मुझे जो एचआरए निकालना होता है कैसे निकालना होता है सर, सबसे पहले लीस्ट में क्या आता है, एक्चुअल एच एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ठीक है, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ए आर बी सैलरी। और अब यहां पॉपुलेशन के हिसाब से होता था, ठीक है, 40% और 50% ऑफ ए आर बी सैलरी, ठीक है। लेकिन यहां पे बात याद रखनी होती कि ये होता था फॉर रिलेवेंट पीरियड, फॉर रिलेवेंट पीरियड, ये बात इंपॉर्टेंट होती थी कि भाई जितने टाइम पीरियड का है उतने टाइम पीरियड का ही निकाला जाएगा। अब यहां पे रिलेवेंट पीरियड का क्यों इशू आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है, जरा मेरी बात समझिए, वो इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि सर, क्योंकि शुरू के 2 महीने तो उसने रेंट दिया ही नहीं, रेंट क्या रहा सर, 0 रहा। उसके बाद रेंट बदल गया, रेंट बदल के कितना हो गया, 6,000 रुपए, जून से लेके अक्टूबर तक हो गया 6,000 रुपए। उसके बाद नवंबर से लेके मार्च तक कितना हो गया, 8,000 रुपए। तो देखिए जरा मेरे पे क्या क्या चीजों का इंपैक्ट आया, एक तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पे जनवरी में इंक्रीज हो रही है जनवरी में इंक्रीज। तो एक तो यहां इंपैक्ट आया, दूसरा रेंट पेड, रेंट पेड पे भी चेंजेस आ रहा है, जून अक्टूबर में अलग, नवंबर से लेके मार्च तक अलग, ये भी इंपैक्ट आया। फिर एआरबी सैलरी, सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो रही है, कब से इंक्रीमेंट हो रही है सर, फरवरी से, कब से इंक्रीमेंट हो रही है, फरवरी से। तो समझिए अब यहाँ पे जो मेरा एचआरए निकलेगा, समझिए मेरा एचआरए जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा मेरा अब हर एक रिलेवेंट टाइम पीरियड के हिसाब से, हर एक रिलेवेंट टाइम पीरियड के हिसाब से। एक पीरियड आपका बनेगा नवंबर से लेके, अरे चल, नवंबर से लेके मार्च, इसमें सर रेंट चेंज नहीं हुआ, नहीं, लेकिन बाकी चीजें बदली है। देखिए नवंबर से मैं आगे चलता गया, आगे चलता गया, दिसंबर तक कोई दिक्कत नहीं थी। जनवरी के अंदर क्या हुआ सर, जनवरी के अंदर एचआरए बदला, जनवरी में एचआरए बदला, तो कहां तक नहीं बदला सर, नवंबर से लेकर दिसंबर तक कुछ नहीं बदला। तो एक पीरियड ये हो गया। अब समझिए सर आपके पास कितने पीरियड आए, एक तो ये अप्रैल मई, एक ये जून से अक्टूबर, एक ये नवंबर से दिसंबर। सर दिसंबर तक क्यों लिया, क्योंकि जनवरी में क्या हाइक हो रहा है हमारा सर, जनवरी के अंदर मेरा एच आर ए हाइक हो रहा है, देखिए यहाँ पे एच आर ए की इंप्रूवमेंट हो रही है, एच आर ए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर जनवरी से मार्च ले लेते हैं, नहीं वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि क्योंकि सर फरवरी के अंदर फिर क्या हो गया, सैलरी हाइक हो गई, तो इसलिए जनवरी तक मैं जा पाया। और फिर अगला पीरियड, यानी एक पीरियड हो गया सिर्फ और सिर्फ जनवरी का, और अगला पीरियड जो आया मेरा वो आएगा फरवरी और मार्च का, फरवरी और मार्च का। यानी समझिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीन चीजें देख रहा हूं, क्योंकि मुझे एचआरए में क्या चाहिए, ये चाहिए, एक तो रेंट, एआरबी सैलरी और एक्चुअल एचआरए। तो जब तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा मैं चलता रहूंगा। मैं यहां से शुरू करा, मैंने कहा ठीक है, सब कुछ चलता गया, मई तक आया, कोई दिक्कत नहीं है। मई के बाद जून में जैसे ही क्या चेंज हो गया, रेंट चेंज हो गया, तो मैंने कहा एक पीरियड जून से अक्टूबर का। फिर अक्टूबर से आगे चलते गए तो पता चला अक्टूबर खत्म होने के बाद नवंबर से रेंट चेंज हो गया, हमने कहा ठीक है। तो आगे चलते गए दिसंबर तक पहुंचे, दिसंबर तक कुछ नहीं बदला, जनवरी के अंदर क्या बदल गया, एच आर ए बदल गया। तो हमने कहा यार ये तो अलग हो गया, तो हम नवंबर से दिसंबर तक रुक गए, फिर जनवरी की बात अलग करी। फिर हमने कहा जनवरी से आगे चले, तो आगे चले पता चला फरवरी के अंदर सैलरी बढ़ गई, तो फरवरी का टाइम पीरियड अलग हो गया। तो फरवरी से फिर मार्च तक गए, यहां पे सब कुछ वैसा ही रहा। तो एक टाइम पीरियड ये हुआ, समझिए आपका जो टाइम पीरियड हो गया ना, रिलेवेंट टाइम पीरियड, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, ये 5 रिलेवेंट टाइम पीरियड हो गए आपके। कितने टाइम पीरियड हो गए, 5। अब आइए मेरे साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ एचआरए टैक्सेबल। बात समझ आई आपको, आपको रिलेवेंट पीरियड कब कब देखना है, जब भी चेंजेस आ जाएगा किसमें, रेंट पेड, एक्चुअल एचआरए
और सैलरी, क्योंकि हमारा एग्जेम्पशन इन तीनों पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मेरे पास क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। देखो बहुत इजी है ये, लेकिन अगर आप इसको इंस्टीट्यूट को मॉड्यूल से देखेगा तो परेशान हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो 3 4 5। तो मुझे बताओ टाइम पीरियड सबसे पहला कौन सा आया सर? सबसे पहला टाइम पीरियड आया अप्रैल और मई का, तो आप लिख दो यहां पे अप्रैल और मई। उसके बाद जून, जून से लेके अक्टूबर तक कुछ भी चेंज नहीं था, जून से लेके अक्टूबर। फिर नवंबर के अंदर रेंट बदल गया, तो हम नवंबर से आगे चले, नवंबर दिसंबर, लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी में क्या बदल गया, एचआरए। तो एक आया मेरा नवंबर दिसंबर। ठीक है, फिर हम जनवरी में गए। अब जनवरी में भी चीजें चलती रहती सेम, लेकिन क्या हुआ सर, जनवरी के बाद फरवरी में सैलरी बदल गई, तो वो टाइम पीरियड अलग हो गया, फरवरी से मार्च। तो ऐसे करके कितने टाइम पीरियड आए, 5। ठीक है, अब जरा समझो, अप्रैल से मई के अंदर, अप्रैल से मई के अंदर रेंट कितना पे करा था, 0। अगर रेंट ही 0 है, अगर रेंट ही नहीं पे करा, समझिए आपको पैसा मिल रहा है अलाउंस का और रेंट 0 है, तो जब रेंट ही नहीं दे रहे तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो यहां पे आ जाएगा सर नो एग्जेम्पशन, यहां पे आ जाएगा नो एग्जेम्पशन। ठीक है, तो यहां पे HRA, यहां पे टैक्स कितना हो जाएगा सर, HRA यहां पे पूरा टैक्स हो जाएगा जो इसको एक्चुअल में रिसीव हुआ है। ठीक है, कितना रिसीव हुआ था इसको सर, एचआरए कितना मिल रहा था, 6,000 रुपए महीने मिल रहे थे, 2 महीने के कितने हो गए, 12,000 रुपए। यहाँ पे पूरा एचआरए कितना टैक्सेबल होगा, 12,000 रुपए। रीजन बीइंग सर, अगर आप रेंट पे नहीं करोगे तो एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी, और घर पे रहते हो, एचआरए ले रहे हो, रेंट तो पे नहीं कर रहे, तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए ये तो ये हो गया। अब बात करते हैं बाकियों के लिए। बाकियों के लिए क्या होगा सर, सबसे पहला ये वाला पॉइंट, एक्चुअल एचआरए, एक्चुअल HRA। ठीक है, तो मुझे बताओ जून से अक्टूबर एक्चुअल HRA कितना चल रहा था, 6,000 रुपए। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कितने महीने हो गए सर, 5 महीने हो गए। तो कितना हो गया सर ये 5 महीने का, 30,000। ठीक है, फिर नवंबर से दिसंबर में आते हैं जरा, नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर HRA कितना चल रहा है सर, 6,000 रुपए। तो नवंबर दिसंबर 6,000 यानी कि 12,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब आता है जनवरी में, जनवरी में एचआरए इसका इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 7,000 रुपए। तो एक महीने का लेना है 7,000 रुपए, और बाकी के 2 महीने भी इंक्रीज था, मतलब इंक्रीज्ड था, तो कितने हो गए सर, 14,000 रुपए। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले तो यहां तक ये देखा कि सर एचआरए की बात करूं तो अप्रैल से दिसंबर तक एचआरए थे 6 महीने का, शुरू के 2 महीने रेंट पे नहीं करे, तो इसका मतलब पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल हो गया। ठीक है, कितना एचआरए मिल रहा है, 6,000 रुपए, 2 महीने के हिसाब से 12,000 रुपए। फिर जून से अक्टूबर भी एक्चुअल में रेंट, देखो रेंट चेंज हुआ है पर एचआरए तो वही था, तो एचआरए कितना, 6,000। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, 6 पंजे हो गए 30। फिर नवंबर दिसंबर में भी 6,000, 2 महीने के हिसाब से हो गए 12,000 रुपए। जनवरी में एचआरए बढ़ गया, कितना हो गया, 7,000 रुपए, और फरवरी मार्च के 2 महीने में भी 7,000 रुपए मिला के हो गए 14,000 रुपए। तो पहला हो गया सर एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, क्या हो गया पहला, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। फिर दूसरा क्या था सर, दूसरा था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी। ठीक है, आइए सर सेकंड जो होगा वो होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ए आर बी सैलरी। अब यहां तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहां तो पूरा टैक्सेबल है। अब जून से अक्टूबर में रेंट पेड कितना हुआ, देखिए जरा, जून से अक्टूबर में रेंट पेड कितना हुआ सर, रेंट पेड था 6,000 रुपए, एचआरए भी 6,000 रुपए, रेंट पेड भी 6,000 रुपए। तो सर फिर तो यहाँ पूरी एग्जामेशन मिलनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेंट पेड कितना है सर, रेंट पेड है 6,000 रुपए। तो कितने महीने हो गए सर ये, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने हो गए, 5 महीने। तो रेंट पेड 5 महीने के कितने हो गए सर, रेंट पेड 5 महीने के हो गए 30,000 रुपए, माइनस 10% ऑफ ए आर बी सैलरी। मुझे बताओ ए आर बी सैलरी कैसे निकलेगी, उसकी पूरी सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट।
अब पूरी सैलरी कितनी है सर? पूरी सैलरी थी इसकी, कितनी थी सैलरी? सैलरी थी इसकी सैलरी कितनी थी? सैलरी थी सर 10,000 रुपए, सैलरी थी 10,000 रुपए। तो यहां से लेके यहां तक, कहां तक? फरवरी तक, ये रहा पूरा फरवरी तक, ठीक है? या फरवरी तक नहीं कहूं तो जनवरी तक कहूं, क्योंकि फरवरी में तो सैलरी बढ़ गई थी। तो यहां से लेके जनवरी तक इसकी जो सैलरी रही वो रही 10,000 रुपए पर मंथ। और डीए बताओ कितना है सर? डीए 100%, 100% डीए, लेकिन 50% क्या है उसका? फॉर्मिंग पार्ट, प्लस 50% डीए। फिर यहां पे सैलरी कितनी हो गई? 11,000 रुपए हो गई, प्लस 50% डीए फॉर्मिंग पार्ट। तो अब मुझे बताओ जरा, मैं यहां पर आता हूं वापस। तो यहां पे कितना होगा सर? रेंट पेड 30,000, एआरबी सैलरी कितनी होगी सर? एआरबी सैलरी होगी 10,000 महीना। कितने महीने हो गए सर? यहां महीने हो गए जून, 5 महीने हो गए, 5 महीने। एक मिनट, लेकिन यहां पे वो भी तो लेना है, एआरबी सैलरी लेनी है ना। तो एआरबी सैलरी में आ जाएगा आपका, एआरबी सैलरी में आएगा मल्टीप्लाई बाय, एक तो सैलरी आपकी कितनी? 10,000, प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट कितना हुआ? डीए 100% है, मतलब 10,000 का 100% 10,000 हुआ, और उसका 50% 5,000, यानी कि ये हो गया 15,000। और कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। आओ कैलकुलेट करो। ये हो गया सर 30,000 माइनस 15,000 इंटू 15,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 10%, 7,500। तो 30,000 माइनस 7,500 कितने बचेंगे? 22,500। हाँ, तो आ गया 22,500। तो मैंने निकाल लिया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी। अब आते हैं दूसरे वाले में, कब? नवंबर दिसंबर 2 महीने में। नवंबर दो दिसंबर 2 महीने में रेंट पेड कितना था? देखो जरा, नवंबर से लेके मार्च तक रेंट कितना है? 8,000। तो नवंबर से दिसंबर कितना हुआ? 8,000, यानी कि ये हो गया सर 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 महीने माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी। अब मुझे बताओ सैलरी कितनी रही सर? सैलरी इसकी चेंज हो रही है कहां पे? फरवरी में। तो उससे पहले तो कितनी रही? 15,000, 10,000 प्लस 5,000, यानी कि 15,000। और कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। आओ निकालो कितना हो गया सर? ये हो गया 16,000 माइनस 15,000 इंटू 2, कितना हो गया? 3,000, 30,000, 30,000 और 10% हो गया 3,000। तो ये कितना हो गया? ये हो गया सर 13,000 रुपए। ये हो गया 13,000 रुपए। यहां तक कोई डाउट? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी। अब जरा समझो, यहां चीजें बदली नहीं बदली? क्योंकि अगर मैं यहां पे इस 30,000 को हटा दूं और यहां पे इसकी जगह लिख दूं, समझो कितना? 6,000 रेंट था मल्टीप्लाई बाय 5, ये था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी। तो अब देखो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? मैंने अलग अलग क्यों करा? क्योंकि यहां पे 6,000 था और यहां ये वैल्यू कितनी हो गई? 8,000 रुपए, बदल गई ना, इसलिए टाइम पीरियड अलग अलग करना पड़ा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। रेंट पेड, जनवरी में रेंट पेड कितना है सर? यहां तक तो रेंट पेड वही रहा, मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी। अब जनवरी में सैलरी बदल गई है, क्योंकि जनवरी में क्या मिला उसको? नहीं, जनवरी में सैलरी नहीं बदली, बदला क्या? जनवरी के अंदर एचआरए बदल गया। जनवरी में आओ जरा, क्या बदला था सर? जनवरी में एचआरए बदल गया था। जनवरी में क्या बदल गया था? एचआरए। ठीक है, तो जनवरी में आपका ये एचआरए बदला था। तो माइनस 10% ऑफ एआरबी सैलरी, तो सैलरी तो वही रही कितनी? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। और एक महीने के लिए तो 15,000 ही है, तो ये हो गया कितना? 8,000 माइनस 1,500। तो कितना बच गया? 8,000 माइनस 1,500, 6,500। ठीक है, ये जनवरी का अलग क्यों करा? क्योंकि सर, क्योंकि अगर मैं यहां ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो ये कैसे निकला था? ये निकला था सर 6,000 का रेंट था इंटू 5 महीने। ठीक है, ये कैसे निकला था? 6,000 का रेंट था इंटू 2 महीने। और ये कैसे निकला? क्योंकि सर यहां रेंट बदल गया, रेंट नहीं सॉरी, एक्चुअल एचआरए बदल गया, उल्टा बोल गया मैं। यहां पे एक्चुअल एचआरए कितना था? 5 महीने का 6,000, फिर 2 महीने का वो भी 6,000। लेकिन यहां पे कितना हो गया सर? यहां हो गया 7,000, इसलिए पीरियड अलग लेना पड़ा। ठीक है, चलिए अब आखिरी 2 महीने का बता दो सर। आखिरी 2 महीने के अंदर रेंट कितना पे करा? सर रेंट पेड, वो है हमारा रेंट पेड,
हमारा रेंट पेड कितना था, 8,000 रुपए था, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए इंटू 2 मंथ माइनस 10% ऑफ ARB सैलरी। अब सैलरी बदल गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सैलरी हो गई थी कितनी, 11,000। तो जरा चेक करो, 11,000 प्लस 50%, क्योंकि 50% DA है, तो 11,000 प्लस 50% DA कितना हो गया, 16,500। और कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, 16,000 माइनस 16,500 इंटू 2 इंटू 10%, 3,300। तो 16,000 माइनस 3,300 कितना हो गया, 12,700। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। तो मैंने अभी दो वैल्यू निकाल ली, कौन कौन से निकाल ली सर, एक तो मैंने निकाल लिया एक्चुअल HRA और दूसरा मैंने निकाल लिया रेंट पेड। अब आपको समझ आया कि यहां पे क्या बदल गया, यहां सैलरी बदल गई, इस वजह से ये अलग लेना पड़ा। तो जब भी इनमें से कुछ भी चेंज होगा तो मुझे उसको अलग ही पीरियड को लेना पड़ेगा और अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है ना। चलिए पॉइंट नंबर 3 है सर 50%, क्योंकि वो मेट्रो सिटी में रहता है, ऑफ ARB सैलरी, 50% ऑफ ARB सैलरी। अब ARB सैलरी यहां पे निकाल ही ली थी आपने, कितनी, 10,000 प्लस 5,000, मतलब यहां तो नहीं होगा, यहां होगा सर 15,000 मल्टीप्लाई, ये कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। और कितना करना है इसका, 50%। तो 15,000 रुपए तनख्वाह है, इंटू 5 इंटू 50% होती है कितनी, 37,500। ठीक है। चलिए यहां पे बताओ कितना है सर, यहां पे 2 महीने की बात हो रही है, सैलरी कितनी है, वही 15,000। तो 15,000 इंटू 2 महीना इंटू 50%, क्योंकि ये कहां गया, दिल्ली में, और दिल्ली भी क्या है सर, मेट्रो सिटी है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय, सर गाजियाबाद वो भी मेट्रो सिटी में ही आती है, मेट्रो चलती है ना गाजियाबाद में। ये हो गया सर 15,000। फिर यहां पे बताओ कितने हैं सर, यहां पे भी मेरी सैलरी में कोई चेंज नहीं आया, और ये तो 1 महीने का ही है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 महीना मल्टीप्लाई बाय 50%, ये हो जाएगा कितना आपका, 7,500। अब यहां बताओ सर, यहां सैलरी बदल गई थी, यहां पे हो गई थी सर सैलरी 16,500 2 महीने की इंटू 50%। तो 16,500 इंटू 2 इंटू 50% होता है 16,500। अब मुझे बताओ इन तीनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, लोअर ऑफ 3 अबव। अब मुझे बताओ इन तीनों में से लोअर कौन सा है सर, इन तीनों में से जो लोअर है, तीनों में से जो लोअर है वो कौन सा है मेरा, ये है सर, देखो यहां मिल गया, ये था 30,000, ये है 22,500, ये हो गया, और ये कितना है 37,500, तो 22,500 हो गया। फिर ये था 12,000, ये 13,000 और ये 15,000, तो लोअर कितना हो गया, 12,000। फिर जनवरी में बताओ, जनवरी में 7,000, 6,500, 7,000, ये हो गया सर 6,500। फिर यहाँ देखो 14,000, 12,700 और ये हो गया सर। तो ये तीन वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, आओ लिख दो यहाँ पे जो भी लोअर था, क्या क्या था सर, लोअर इसमें था 22,500। क्या आपको ये मुश्किल लगा, नहीं सर इजी है, आप घर पे करोगे ना तो और आपको इजी लगेगा। फिर यहाँ पे ये था 12,000, फिर यहाँ पे था 6,500 और यहाँ पे था कितना, 12,700। ठीक है, अब इनको टोटल कर दो, ये आपकी एग्जेम्पशन आ जाएगी। 22,500, 12,000, 6,500, 12,700, टोटल एग्जेम्पशन आ गई सर आपकी 53,700। टोटल एग्जेम्पशन आ गई 53,700। तो HRA टैक्सेबल कितना हो गया सर, HRA मिला कितना था आपको, HRA कितना था इसका, हमने ये भी लिखा था HRA कितना मिला था, ये रहा 30,000, 12,000, 7,000, 14,000। तो HRA इसको कितना मिला, 30,000, 12,000, 7,000 और 14,000। टोटल लगा लो कितना हो गया, 42, 28, कितना हो गया सर, 70,000। टोटल मिला इसको कितना, 70,000। कुछ रह गया, 30, 12, 30, 12, 7, 14, अच्छा ये भी तो था शुरू के 12,000, वो भी तो रह गए, 12,000 भी तो मिले थे शुरू में। ठीक है, जो शुरू के 2 महीने थे इनके 12,000 भी तो है, एक्चुअल HRA कितना, 12,000। तो कितना हुआ मुझे बताओ सर, 30,000, 12,000, 7,000, 12,000,
14,000, टोटल कितने हो गए 75,000। इसको वैसे आप करना चाहो तो टोटल में भी निकाल सकते थे। कैसे? देखो, इसको एचआरए कितना मिल रहा था 6,000, कब तक मिला? दिसंबर तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 6,000 मिला कब तक इसको? 9 महीने तक। और बाकी के 3 महीने कितने मिले इसको? 7,000 रुपए। तो कैलकुलेट कर लो सर, 6,000 इंटू 9 कितने हो गए? 54,000। और ये होता है सर 21,000, कितने हो गए? 75,000 रुपए। वही बात आ रही है। तो 75,000 माइनस एग्जेम्प्ट, हमने जो अभी अभी एग्जेम्पशन निकाली कितनी? 53,700। तो टैक्सेबल कितना हो गया? 21,300। ठीक है, चलो इसको लिख दीजिए 21,300। कहां गया? ये रहा। अच्छा, यहां पे लिख देना ओल्ड रिजाइन। ठीक है, चलिए इसको टोटल निकाल लो। 1,22,000, 1,22,000 प्लस 21,300 कितना हो गया? 2,65,000। उसने हमसे क्या पूछा था? ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो अब डिडक्शन माइनस मत करना क्योंकि ग्रॉस सैलरी आ गई है। तो ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई हमारी? ग्रॉस सैलरी 2,65,300। ठीक है, अब यहां डिडक्शन माइनस मत करना क्योंकि उसने डिडक्शन नहीं मांगी आपसे, मतलब उसने नेट नहीं मांगा आपसे। चलिए जी, यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आपको कहीं से लगा मुश्किल है? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम अगली क्लास में। तो एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस करेंगे और चीजें सीखेंगे। एक पॉइंट और लिख लो, छोटा सा पॉइंट और लिख लो आप, यहां पे लिख लेना नीचे नोट, HRA एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल अंडर न्यू रिजाइम। न्यू रिजाइम में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं। चैप्टर खत्म हो गया है, बस क्वेश्चन करने हैं। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर को देखने से पहले सबसे पहले आप पूरे जितने भी मैंने आपको लिखवाया है उन सब की रिवीजन जरूर करके आना, नहीं तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है थोड़ी। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। और जो इसका पीडीएफ नोट है वो मैं गूगल ड्राइव पे लिंक दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।